नमस्कार, पब्लिक वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। भारत बंद है। 21 को भारत बंद होना है। भारत बंद क्यों हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच पीठ ने जो आरक्षण में वर्गीकरण करने का प्रावधान दिया था, उसको लेकर भारत में एक बड़ा तबका दलित समुदाय का इसका विरोध कर रहा है। उसको लगता है कि क्रीमी लेयर बनने से या वर्गीकरण होने से जो डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत था, उसके अनुरूप जो आरक्षण मिलता है, जो दलित और एसटी वर्ग को विशेष वरीयता मिलती है भारत में, वो शायद उससे छिन जाए। कुछ वर्ग इसके समर्थन में भी है और इसी पर मंथन करने के लिए मुरारीलाल खंडवाल जी हैं, दलित चिंतक हैं, भारत के पूर्व में राज्य मंत्री भी रहे थे, लेकिन बहुत दिन रहे नहीं और इन्होंने किसी कारण से अपने उस पद का भी त्याग कर दिया था। बहुत सारे एससी एसटी समाज को लेकर जो कमेटियां बनी है, विभिन्न छात्रावास बने हैं, ठक्कर बाबा छात्रावास जैसे, भवानी भाई जैसे प्रसिद्ध समाजसेवी के साथ इन्होंने काम किया है और देश में दलित लोगों का एक बड़ा थिंक टैंक माने जाते हैं। आपका बहुत स्वागत है खंडवाल जी। 21 को भारत बंद का आह्वान किया गया है। आपको क्या लगता है? कुछ वर्ग ये भी कह रहा है कि नहीं भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो वंचित दलित समुदाय, वंचित एसटी समुदाय के लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, इसलिए हम उसके साथ नहीं है। एक बड़ा तबका जैसे मायावती, चिराग पासवान और काफी सारे लोग इसके समर्थन में है। हालांकि आपको मालूम है कि एक दूसरे ही मंत्री है जीतन राम मांझी जी, वो खुलकर कह चुके हैं जो जो शोषित दलित है उसको अवसर नहीं मिला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हम उसके साथ हैं। वो जीतन राम मांझी जो भारत सरकार में मंत्री है, वो इस बंद के साथ नहीं है। आपका क्या मानना है? आपने आरंभिक अध्ययन किया होगा, क्या एससी एसटी समाज की दशा भारत में है? और जो सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने, संविधान पीठ ने ये जो फैसला दिया, क्या ये वंचित दलितों के हित में है या सचमुच जैसा विरोध हो रहा है उस तरह का है कि नहीं भाई ये गलत है? राजीव भाई नमस्कार, आपका धन्यवाद। आप पुनः इस बारे में दोबारा हमसे चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने जो खंडपीठ ने जो निर्णय दिया था, उसके विरोध में कल अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। उसी कड़ी में उत्तराखंड के लोग भी बड़ी संख्या में इसका विरोध करेंगे, क्योंकि जब से कोर्ट का निर्णय आया है, इसका लोगों ने अच्छे ढंग से अध्ययन किया, जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, चर्चाएं हुई है। कुल मिला के ये देखा गया कि ये निर्णय दलित समाज के अनुकूल नहीं है, क्योंकि संविधान में कहीं भी जो दलितों को आरक्षण दिया गया है वो भेदभाव ऊंच नीच के आधार पर दिया गया, न कि क्रिमिनल के आधार पर होना चाहिए या उसमें कोई वर्गीकरण होना चाहिए। अभी देश के आजादी की वर्षों बाद भी अभी दलितों की शिक्षा दीक्षा सही रूप से जो है नहीं हो पा रही, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिस तरह की शिक्षा उनको मिलनी चाहिए उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पा रही। इसलिए उस आरक्षण का वर्गीकरण का कोई फायदा नहीं है। जैसे कुछ लोगों का इसमें समर्थन की बात आती है, कभी भी दलित समाज में कभी भी इतनी अभी तक ये बहस अभी तक नहीं हुई है कि इसका वर्गीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये केवल कुछ कथाकथित लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर इस बात को रखा होगा, किंतु भारत सरकार जो हमारी अब कहती है कि हम न क्रिमिनल होने देंगे और वर्गीकरण की भी बात नहीं कह रही, वो बाद में कह रही है। अगर पहले से वो जब ये मामला कोर्ट में चला था, उस समय जो सरकारी वकील जिनको बड़ी मात्रा में सरकारी वेतन मिलता है उन लेकिन उस समय उन्होंने इस बात को नहीं रखा और बाद में भारत सरकार बीजेपी सरकार जो है घिंडियाली आंसू दिखावे के लिए कर रही कि हम इसको क्रिमिनल नहीं होने देंगे। तो ये सारी चीजें अभी जो हमारा समाज है उसको बड़ी चिंता है कि इस चीज को जो कहीं जो है वास्तव में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। ये बिल्कुल जो है दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और इसके विरोध में सब लोग 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। उसी कड़ी में जगह जगह जो है कल सम्मेलन होगी, धरने भी दे जाएंगे और बंद का आह्वान भी किया जा रहा है। अच्छा, आपने भारत सरकार की बात करी। भारत सरकार में जो बीजेपी के एससी समाज से
जो सांसद हैं उनकी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री से जब बजट सत्र चल रहा था, और कुछ इशारा प्रधानमंत्री ने उनको किया था। सत्र के स्थगन के बाद मंडल की जो बैठक हुई भारत के कैबिनेट की, उसमें कैबिनेट ने जो इस पर चर्चा की और मंथन की, उसके बाद जो मंत्री जी बाहर आए उन्होंने ब्रीफिंग किया। उन्होंने ब्रीफ किया कि भाई भारत सरकार का जो मंत्रिपरिषद है वो जो मौलिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सैद्धांतिक आरक्षण हमें मिल रहा है एससी एसटी समाज को, उसके अनुरूप ही चाहता है, वो क्रीमी लेयर को नहीं चाहते। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि क्या वो इसके लिए ऑर्डिनेंस लाएगा, क्या उसने संविधान पीठ के फैसले को न्याय विभाग को भेज दिया है कि इस पर आगे क्या करना है, या बिल लाके से रोकेगा, कानून बना के रोकेगा, करेगा क्या, ये नहीं कहा। मंशा जताई कि हम नहीं चाहते हैं। तो क्या जो मंत्रिपरिषद ने इस पर मंथन किया और उसके बाद जो ब्रीफिंग करी भारत के लोगों को, क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि हाँ भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा हो गया, अब तो क्रीमी लेयर नहीं होगी? उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट में हुआ क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो एज इट एग्जिस्ट करता है आज भी। जब सरकार को ये लगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये लगा कि दलित समाज जो है इसमें जो है कि नाराजगी बढ़ रही है और उनका आंदोलन उग्र होने जा रहा है, तो उन्होंने उनके जो दलित सांसद थे उन्होंने एक शिष्टमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी के पास ले गया, और प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उससे अभी लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि जब तक कोई ऑर्डिनेंस नहीं आता है या इसको संसद में नहीं लाया जाता तब तक इस पे यकीन करना असंभव है। नहीं तो लोग आंदोलन के लिए 21 तारीख के लिए बाध्य नहीं होते। अभी लोगों के मन में बहुत बड़ी शंका है कि ये कहीं एक साजिश का हिस्सा न हो जाए। जब तक ऑर्डिनेंस या इसको संसद में नहीं लाया जाता तब तक इस मामले में विश्वास नहीं किया जाता है। इसलिए इसके पूरी तरह से जो है सरकार जिम्मेदार है। जब इस माननीय न्यायालय में इसका हियरिंग हो रही थी उस समय सरकार को दलित वर्ग का पक्ष रखना चाहिए था, ये सबका मानना है। लेकिन एक बात तो अपना कहना है कि दलित वर्ग का पक्ष रखना था, लेकिन जो जीतन राम मांझी और वंचित दलित समुदाय है जिसको नौकरियों का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, जो पंचायतों में नहीं जीत पाया, जो ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद नहीं बन पाए हैं, जिस कोई समाज का व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाया इस आरक्षण के बावजूद, वो कह रहे हैं कि हमारे आरक्षण को अगड़े दलित खा रहे हैं, तो उनका भी तो कोई पक्ष होगा। जहां तक जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अधिकांश दलित समुदाय है, 80% जो दलित समुदाय है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखो मांझी जी तो खुद जो अपना मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भारत सरकार में मंत्री है, उनको तो आरक्षण का लाभ मिला, वो न जाने किस दृष्टि से इस बात को कर रहे हैं। लेकिन 2/3 जो समाज दलित है उन सबका ये सोचना है कि अगर इसमें इस तरह का वर्गीकरण किया जाएगा तो एक दिन निश्चित रूप से आरक्षण खत्म भी हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले अगर सरकार की मंशा साफ है तो पहले उन वर्गों के लिए जिनको ये महसूस करती है कि पिछड़े, उनको भी लाभ नहीं मिल पाया, उनकी शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करे। उनके गांव में स्कूल क्षेत्र में अच्छे स्कूलों में उनकी पढ़वाएं और उनको अच्छी कोचिंग दिलवाएं। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा बच्चा नहीं जो क्वालिफाई नहीं कर सकता है जिसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा है। इसलिए इस तरह की बातें भ्रमित करने वाली है। सब लोगों ने ये राय ली है कि जब तक जो है भारत सरकार इसमें ऑर्डिनेंस या संसद में लाती तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं, इसको आगे बढ़ेगा ये। अच्छा, आपने ठीक कहा, लेकिन आप ये सोचिए कि माना सरकार ने सुविधा दे भी दी, आप जानते हैं आपको तो इसी समाज के हित में काम करने के लिए राज्य मंत्री का पद भी मिला था, न जाने किस कारण से आपने उसे ठुकरा दिया था। लेकिन आप जानते हैं कि एससी एसटी जो आयोग है वहां शिक्षा के लिए कक्षा 1 से लेकर वजीफा मिल, आगे तक की कितनी शिक्षा करे, ग्रेजुएट हो, इंटर पास करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे या तकनीकी शिक्षा हासिल करे। आपको मालूम है जो श्रमिक कार्ड है, श्रमिक कार्ड में भी मजदूर कार्ड जो है उसमें बच्चों के कक्षा 1 से लेकर और उच्चतम पढ़ाई जो करता है, डॉक्टर भी करता है, उसके लिए भी धन मिलता है। ऐसा नहीं, अवसर नहीं है। और एससी एसटी समाज को विभिन्न शिक्षाओं में आरक्षण भी है, तो अवसर तो आज भी है। लेकिन फर्क यह है कि यदि आरक्षण से सामान्य दलित समाज का जो व्यक्ति पढ़ने जाता है, एमएससी करता है, एमए करता है, उसकी क्वालिटी में, और दलित समाज से एक व्यक्ति अधिकारी है, डीएम का बेटा पढ़ने जाएगा, उसी विद्यालय में पढ़ने जाएगा, क्योंकि जो माँ बाप
पहले शिक्षक माने जाते हैं, तो उसका जो परिवार का माहौल है, उसके पास जो संसाधन है, सिर्फ स्कूल की फीस नहीं, उसके घर में लाइब्रेरी है, उसकी माता पढ़ी लिखी है, उसके पिताजी डीएम है, तो उसकी क्वालिटी में और दूसरे की क्वालिटी में अंतर होगा। अब आरक्षण से कोई जेई का पद निकलेगा तो वहां डीएम का बेटा पहले निकलेगा, या उसी के साथ पढ़ने वाला एक व्यक्ति जो जो दलित समाज का है, पढ़ तो रहा है लेकिन शाम को जा रहा है जंगल में, उसे लकड़ी लानी है, फिर चूल्हा जलना है उसके घर में, धारे में जाना है, बंठा लेके, फिर पानी लेके आना है, उसका तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ चीजों में समाप्त हो रहा है, उसको परिवार की चिंता करनी है। तो क्वालिटी में तो अंतर होगा ना। डीएम के लड़के को भी वही लाभ मिलेगा और एक सामान्य दलित को भी वही लाभ मिलेगा, तो क्या यह न्याय है? देखो, इस तरह की अगर आप बात सोचेंगे तो ये हर समाज, जो जनरल समाज भी है, ओबीसी भी है, हर समाज में इस तरह की परिस्थितियां, परिवार है जो अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता पढ़ने को, अलग चीज है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे आपने देखा, ऐसे ऐसे गरीब घरों के बच्चे आईएएस टॉपर निकल गए, डॉक्टर निकल गए, लेकिन उनकी पढ़ाई बेहतर है, वो अच्छे माहौल में रहे हैं। सरकार ने ठीक है हर व्यवस्था सुविधाएं दे रखी है, लेकिन जो वर्ग दलित ये कह रहे हैं कि हमको उस आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनके बच्चों को किसने कहा कि वो अच्छी शिक्षक दीक्षा न करे, अच्छी पढ़ाई न करे, अच्छी कोचिंग, उनको किसने मना किया? वो अपना समय निकाल कर पढ़ाई में लगेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। ये तो केवल बात की बात बनाने वाली बात है कि उसके पास ऐसा है वैसा है, ये तो हर समाज में लगा। अच्छा। जो जनरल के बच्चे भी जो गरीब है, जो उनकी स्थिति सही नहीं, उनको भी समय नहीं मिल पाता पढ़ने का, एससी में भी तो उनको भी नहीं पाता। लेकिन जो पढ़ने वाले गरीब हैं, चाहे किसी भी घर के हैं, वो तो कंपटीशन फाइट करते करते हैं। उसका नजीरा आप कहीं भी देखिए, बड़े बड़े जो अभी तक आप यूपीएससी के रिजल्ट देखते हैं, उसमें जब उनकी हिस्टोरी देखी जाती है तो गरीब घरों के बच्चे सबसे टॉपर हो जाते हैं। तो एससी समाज में क्यों ऐसा है? ऐसा नहीं है, सबके लिए समान अवसर है। केवल बात इस बात की है कि केवल आरक्षण में आपस में भिड़ाने वाली बात है, लड़ाने वाली बात है, इसलिए इस प्रकार के तथ्य रखे जाते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए, आप ठक्कर बाबा छात्रावास का लंबे समय से आप उसके मेंबर हैं, उसकी जो हाँ, मैं डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास। हाँ, अब हो गया होगा, पहले उसे ठक्कर बाबा छात्रावास ही कहते थे। और भवानी भाई के साथ आप लंबे समय से जुड़े रहे, भवानी भाई के साथ आपने दलित हितों में लंबा काम किया। इस ठक्कर बाबा छात्रावास से एक चंद्र सिंह जी थे जो रिटायर्ड हो गए हैं, आईएएस अधिकारी निकले थे, अलावा कितने आईएएस अधिकारी निकले हैं? अब देखो, ठक्कर बाबा की बात कर रहे हैं, वास्तव में वो गरीब बच्चों के लिए था तो वहां से उस जमाने में निकले, लेकिन आज चंद्र सिंह जी रिटायर्ड हो गए। आप जैसे लोग कहें आईएएस का बच्चा, आईएएस चंद्र सिंह के बेटा कहाँ है बताओ आप? वहीं से हम नजीर शुरू करते हैं कि चंद्र सिंह जी का बेटा क्या कर रहा है आज की तारीख में। वो तो पीसीएस भी नहीं है, सेकंड क्लास ऑफिसर भी नहीं है, तो उनके बच्चों ने, दूसरी पीढ़ी ने क्यों नहीं आईएएस टॉप किया या बड़ी सर्विस में गए? ये मैं आपके सामने नजीर पेश कर रहा हूं। आप सुंदरलाल मुयाल जी को लीजिए, उनके बेटा भी तो आईएएस नहीं है ना। लेकिन अपने रामविलास पासवान का बेटा तो भारत सरकार में मंत्री बन गया ना। हाँ, रामविलास पासवान का पुत्र तो मंत्री बन गया ना भारत सरकार में। अब भारत देखो, जो राजनीतिक आरक्षण है, इसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को 20-20, 25-25 साल तक रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और जो परिवार उसमें राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है, निरंतर वो आगे बढ़ रहा है, उसमें कहीं चक्राक्रम में कोई सीटें नहीं आवंटित हो रही है, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। ऐसा राजनीतिक आरक्षण में चक्राक्रम होना चाहिए। 10-10, 5-5 साल के लिए एक पार्लियामेंट सीट या असेंबली सीट आरक्षित होनी चाहिए, तब सबको लाभ मिलेगा। लेकिन जो सरकारी सेवा को आरक्षण है, ये दूसरा हटकर है जी। आरक्षण भी अलग अलग तरीके के हैं ना, उनको समझना पड़ेगा। जी। अच्छा, यही जो फॉर्मूला है क्रीमी लेयर वाला, ये ओबीसी में तो लागू है। ओबीसी में तो क्रीमी लेयर आरक्षण की पात्रता के लिए। अब जहां तक ओबीसी समाज की बात है, ओबीसी समाज पिछड़ा है, लेकिन उसके साथ अनटचेबिलिटी, भेदभाव, इस तरह का मामला नहीं है ना उनके सामने। वो तो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कोई प्रोग्रेस करके आगे निकल जाए तो इसलिए क्रिमिनल। लेकिन एससी का, चाहे वो कितने भी बड़ा हो या छोटा है, उसके साथ जो सामाजिक भेदभाव हो, अभी भी इस देश में खत्म नहीं हुआ है। इसलिए ये रिजर्वेशन पहले ही तय हो गया था कि भाई इनको जो है, ये रिजर्वेशन जातिगत भेदभाव के आधार पर इनको मिलना चाहिए, संवैधानिक प्रावधान किया गया बाबा साहब के द्वारा। चलिए, मान लिया कि आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो आप जिसे कहते हैं कि छुआछूत है,
ये क्या, जब ये डीएम बनने के बाद दूर नहीं हो पा रही है, जब ये भारत सरकार में मंत्री बनने के बाद दूर नहीं हो पा रही, मायावती मुख्यमंत्री बनने के बाद दूर नहीं हो पा रही है, तो आपको लगता है कि ये आगे दूर हो पाएगी? और इसको, ये दूर नहीं हो पा रही है, इसके बहाने से एक बहुत बड़ा समुदाय जो दलितों का है, वो आरक्षण होने के बावजूद भी वंचित है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको मौका ही नहीं मिल पा रहा है। उसके समाज से जो लोग आगे बढ़ गए, उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस तरह की बात मानती है सरकार, मानती है, कोई मानता है, तो इसके लिए बाकायदा जातिगत जनगणना की बात चल रही देश में, इसलिए तो हो रही कि सामने सही तथ्य आ जाएंगे। लेकिन एक सुनी सुनी बात पर जो कह रहे हैं, इसमें सच्चाई कम है। अगर जिस दिन इसका सर्वे विधिवत रूप से हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई फैक्टर इस तरह से आता है तो उसके लिए प्रावधान किया जाए, तो उसको सब मानने को तैयार है। लेकिन जब तक कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है, तब तक केवल दिखावटी जो बात कह रहे हैं, ये केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। अच्छा, मायावती जी ने इस बंद को समर्थन दिया है, चिराग पासवान पहले से ही है, और जो आपके दलित संगठन है, दलित नेता हैं, जो दल है, रामदास अठावले हों, अन्य लोग हों, वो लोग भी सब साथ आ गए हैं, या अभी आज और मंथन हो रहा है कि साथ रहना है, बंद करना है, नहीं करना है? देखो, इसमें साथ देना सबकी मजबूरी समझो, चाहे उनका नैतिक दायित्व है। क्योंकि जैसे जैसे कोर्ट के डिसीजन का अध्ययन करने से पता लगा और सरकार की मंशा पता लगा, तो लोगों को लगा इसका विरोध किया जाना उचित रहेगा और निरंतर रहेगा जब तक इसका सही समाधान नहीं हो पाता। ये अपने पुराने स्वरूप में लागू हो, जैसे संविधान में पहले से इसको लागू करने की व्यवस्था है, उसी तरह से रहे, तब इसके मामले में लोग शांत हो सकते हैं। नहीं तो सबको शंका है कि इसमें छेड़खानी करने आपका बंद सफल हो, भविष्य में ये नासुर बन जाएगा आपस में। जी, आपका बंद सफल हो, आपसे पुनः बातचीत करेंगे। लेकिन खंडवाल साहब ने एक बड़ी बात कही है, राजनीतिक आरक्षण की का जो प्रक्रिया है, उसकी पुनर्समीक्षा जरूर होनी चाहिए भारत, क्योंकि 5 के बजाय 25 साल तक अगर एक सीट को आरक्षित कर देते हैं, तो एक व्यक्ति जो विधायक बनता है 25 साल तक वही लड़ता रहता है, या उसका अगेंस्ट में जो हारता है, फिर 2 लोगों को ही उसका लाभ अवसर मिल पाते, तीसरा उस लाइन में नहीं आ पाता। अगर 5 साल बाद दूसरी सीट पर चले जाओगे, तो दूसरे क्षेत्र के 80 समाज को भी विधायक, मंत्री, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत का अध्यक्ष, नगर पालिका का चेयरमैन बनने का अवसर मिलेगा। लेकिन 25 साल तक एक ही परिवार या दूसरा अपोनेंट परिवार ही, 2 परिवार ही उस आरक्षण से फलीभूत हो रहे हैं, यह दिखाई दे रहा है। जरूर इस पर समीक्षा की जानी चाहिए, क्या राजनीतिक आरक्षण 25-25 साल तक आरक्षित कर दिया जाए, जो मुरारलाल खंडवाल जी की सोच है। भारत में दलित समुदाय और इस आरक्षण को लाभकारी, हितकारी और प्रैक्टिकल बनाने के लिए, और हो सकता है अंबेडकर साहब ने भी यही सोचा हो, ये ना सोचा हो कि धन्ना सेठ एक ही परिवार बन जाए इस आरक्षण के लाभ से। तो इसलिए इस पर मंथन होना चाहिए। फिलहाल खंडवाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें